हेलो एमर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो ना ही फिज़िक्स से रिलेटेड है, ना ही केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ना ही बायोलॉजी और ना ही मैथ। आज का टॉपिक है हमारे देश का वो टॉपिक जो इस समय देश में, हमारे देश में, भारत देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है, आइए समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि 27 जुलाई 27 जुलाई दिल्ली के करोल बाग में, वो भी दिल्ली के करोल बाग, ये वही दिल्ली के करोल बाग है जहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर, आप लोगों ने करोल बाग ना सुना हो लेकिन आप लोगों ने राजेंद्र नगर सुना होगा। कैसे सुना होगा ये भी हम समझेंगे। तो 27 जुलाई में दिल्ली के करोल बाग में एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है राव आईएएस कोचिंग सेंटर। राव आईएएस कोचिंग सेंटर। राव आईएएस कोचिंग सेंटर। इस कोचिंग सेंटर के अंदर होता क्या है कि इस कोचिंग सेंटर का बेसमेंट होता है। ध्यान देंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका बेसमेंट होता है। इस बेसमेंट में पानी भर जाता है भाई। क्या भर जाता है? पानी। और पानी भर जाने से, यानी पानी भर जाने से इस बेसमेंट के अंदर 3 स्टूडेंट मर जाते हैं। यानी इस बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है और पानी भरने से 3 स्टूडेंट मर जाते हैं, डेड। समझ पा रहे हैं? ये आपको देखने में बड़ा इजी मुद्दा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 का मतलब कुछ तो होता नहीं है। ऐसे भी आप देख सकते हैं इस समय वायनाड के अंदर लगभग 270 लोगों का डाटा अभी तक आ चुका है कि लगभग 270 लोग अभी तक मर चुके हैं। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यार डेथ बड़ा इजी हो चुका है। रेगुलर बेसिस पे हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगहों पे ये नज़र आता है कि यहाँ पे 5 लोग मर गए, यहाँ पे 10 लोग मर गए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो बस 3 लोग मरे हैं। अगर नॉर्मली जज करें सिंपल वे में तो कहें 3 लोग मरे हैं सर, वहाँ 270 मरे हैं। इससे बड़ा मुद्दा तो वो है। देखिए हर मुद्दा, एक जान भी, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मुद्दा ये मुद्दा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुद्दा भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। हर जान हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। यहाँ पे 3 हो या 300 हो, सब के सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई भी जान जा रही है, यानी किसी की जान जा रही है और उसका कारण स्वयं प्रकृति है, नेचर है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अगर किसी की जान मानवीय कारणों से जा रही है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है, उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना भाई। मानता हूँ वायनाड के अंदर 270 लोगों की डेथ हो चुकी है और वो कारण था लैंडस्लाइड, वो मान लेता हूँ नेचर का कारण था। लेकिन यहाँ पे ये 3 स्टूडेंट जिनकी बेसमेंट में डूबने से मौत हो जाती है, पानी के कारण, मतलब पानी में डूबने से मौत हो जा रही है, क्या ये भी नेचर का ही वो था? तो एक्चुअल में नहीं। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छे से इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी हमारे स्टूडेंट लाइफ को बड़े अच्छे से इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई। अब कैसे ज़रूरी है इसी को हम समझेंगे। पूरी घटना क्या है पहले मैं उसको समझाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि 27 जुलाई को दिल्ली के अंदर करोल बाग है, करोल बाग के अंदर एक कोचिंग सेंटर था, राव आईएएस कोचिंग सेंटर। वहाँ पे उसके नीचे बेसमेंट था, बेसमेंट में चल रही थी लाइब्रेरी भाई। उस बेसमेंट के अंदर क्या चल रहा था? लाइब्रेरी में स्टूडेंट पढ़ रहे थे। अब वो स्टूडेंट जो थे रात में, कैसे क्या होता है पूरी कहानी समझिएगा। बारिश होती है, बारिश होने से पूरा का पूरा जो दिल्ली का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है बहुत तगड़ा है, इसलिए पानी नालियों में न बह के बाहर बहता है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नालियों का सिस्टम है वो तगड़ा है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे नालियों में पानी न बह के पूरा का पूरा सड़क पे बहता है। और सड़क पे बहने के कारण वो पानी कहाँ चला जाता है? ऐसी जगहों पे। भाई पानी की गलती तो नहीं ना, पानी की गलती नहीं दे सकते हो। पानी हमेशा ढाल पकड़ के निकलता है, तो ढाल पकड़ते हुए निकलेगा, तो वो पकड़ते पकड़ते कहाँ चला गया? बेसमेंट में। अब पूरे दिल्ली का पानी तो थोड़ी ना गया होगा, करोल बाग के अंदर ही स्थित था, तो वो वहाँ का पानी बेसमेंट में चला जाता है और बेसमेंट के अंदर क्या होता है? भर जाता है, जिससे 3 स्टूडेंट की डूब के मौत हो जाती है, ठीक है। ये तीनों स्टूडेंट कौन थे? तो पहली बात तो तीनों के तीनों यूपीएससी एस्पिरेंट थे,
यूपीएससी एस्पिरेंट थे, यानी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। एक का नाम था तान्या सोनी, दूसरी थी श्रेया यादव और तीसरे थे नेविल डाल्विन। तीनों लोग यूपीएससी एस्पिरेंट थे। इन दोनों लोगों की उम्र या एज बोलेंगे हम लोग तो 25 ईयर थी लगभग, और इनकी लगभग 28 ईयर 28 ईयर, यानी 28 साल के ये थे और ये दोनों लोग 25 साल के थे। इन तीनों लोगों का क्या सपना था? इस भारत देश के अंदर एक सर्वोच्च पद पे अपने आप को आसीन कराना और भारत की सेवा करना। भाई यूपीएससी, जिस यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका इन लोगों के अंदर ड्रीम था, जिसके लिए ये लोग उस समय उस बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे, क्या था? यूपीएससी एस्पिरेंट बनने का। और यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब कि भैया ये चाहते थे कि देश के सर्वोच्च पद पे, मैं यहाँ पे फिलहाल मैं ये बोलूँगा कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें लोग क्या बनते हैं? आईएएस। तो आईएएस देश का अपने आप में एक सर्वोच्च पद माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। मैं सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी कह रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है या जो एस्पिरेंट होता है वो सबसे टफेस्ट, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी। उसको वो क्लियर करके इस पे आके बैठता है, यानी इस पद को प्राप्त करता है। और उसके लिए, इस पद को प्राप्त करने के लिए पता नहीं उसे कितने परिश्रम करने पड़ते हैं, कितने हार्डवर्क करने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है इसको प्राप्त करने के लिए, कितने कंपटीशन देने पड़ते हैं, यानी कितने लोगों को बीट करना पड़ता है, तब जाके वो इस पद पे आता है। और यहाँ पे आके वो क्या करता है? तो देश की सेवा करता है। यहाँ से वो देश की सेवा कर पाने में अच्छे से सक्षम हो पाता है। तो इनका भी सपना यही था कि वो देश की सेवा कर सके। लेकिन उनको क्या पता, इन तीनों लोगों को क्या पता कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिस पद पे जाके देश को सुधारना चाहते हैं उस पद पे रहते हुए भी फिलहाल के डेट में देखा जाए, या उनको भी छोड़िए, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी ना कभी अपने भ्रष्टाचार के कारण या अपनी गलतियों के कारण ऐसे लोगों का भविष्य बर्बाद कर देती है जो आके बाद में देश को ही सुधारना चाहते हैं, उससे पहले इन्हीं का भविष्य बर्बाद कर देती है। और ये जो तीनों लोग आप दिख रहे हैं, ये किसी न किसी लोगों की गलतियों का ही शिकार है। जैसे आप यहाँ पे बात करोगे तो बेसमेंट के अंदर ये लोग पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। रात में बारिश आती है, बारिश के कारण पानी भर जाता है। तो पानी कहाँ भरता है? पानी भरता है सड़क पे। तो पहली बात तो सड़क पे पानी भरेगा, डायरेक्ट बेसमेंट में पानी जाएगा नहीं। तो पहले पानी बेसमेंट में नहीं गया। हुआ ये कि लाइब्रेरी का डोर लॉक था तो पानी बाहर ही रहेगा। ये बेसमेंट नीचे था, बेसमेंट मतलब समझ ही रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग है उसके नीचे बनाया जाता है। और स्पेशली बेसमेंट क्या करने के लिए बनाया जाता है? कार पार्किंग के लिए बनाया जाता है, या कोई सामान वगैरह रखना हो तो उसके लिए बनाया जाता है। यहाँ पे ये जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर थे, मतलब जो ये कोचिंग सेंटर था जिसमें आईएएस की कोचिंग होती है, इसने बेसमेंट के अंदर वो व्यवस्थाओं को हटा के डायरेक्ट बोला कि लाइब्रेरी रहेगी। तो लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई। उस लाइब्रेरी के अंदर ये लोग बैठ के पढ़ रहे थे। केवल यही लोग नहीं थे, और भी लोग थे। अब होता ये है कि धीरे धीरे पानी जब पूरा सड़क पे भर जाएगा तो फिर पानी अपना रास्ता किधर देखेगा? ढाल की ओर। तो पानी ढाल की ओर बहते हुए यानी इस बेसमेंट में के अंदर एंट्री मारता है। लेकिन दरवाज़ा लॉक था तो फिर पानी लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं गया। अचानक से क्या होता है कि एक कार आती है, जिप्सी बोल सकता हूँ, या ऐसे थार के मॉडल, थार जो इस समय देख रहे होंगे, तो वही थार के जैसी एक कार थी। वो आती है और अचानक से फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भाई जब कार जाएगी तो पानी को आगे की ओर खींचते हुए जाएगी या ढकेलते जाएगी, और साइड से पानी ऐसे इधर करते जाएगी, यानी आगे की ओर जाएगी, ढकेलेगी और साइड में भी ढकेल देगी। तो यही हुआ कि वो जब कार गई तो कार ने साइड में भी पानी को ढकेल दिया। इससे क्या हुआ कि पानी का प्रेशर बढ़ गया तो बेसमेंट के अंदर गई, और इतना तेज प्रेशर के साथ गई कि पूरा का पूरा पानी दरवाजे को तोड़ते हुए चला गया अंदर। ठीक है, उसके पहले भी कहानी समझिएगा। वो पानी बेसमेंट के अंदर जाता है, उससे पहले पावर कट हो जाता है। मतलब पावर कट समझ पा रहे हैं? बिजली कट जाती है। और जो इस बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनी थी, उस लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक वाला था, यानी फिंगरप्रिंट से खुलने वाला। तो फिंगरप्रिंट से खुलने वाला दरवाज़ा था,
पावर कट हो जाती है, अब स्टूडेंट फंस जाते हैं बेचारे। अब ऊपर से क्या आ जाता है, पानी। देखिएगा, पावर कट हो गया, बायोमेट्रिक फेल है, अब दरवाज़ा तोड़ के क्या आ चुका है, पानी। इस लाइब्रेरी के अंदर एग्जिट एक ही है, प्रॉब्लम यही है कि एक ही रास्ते जा सकते हैं। अब वो उधर से भी क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, और पानी का प्रेशर बड़ा तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि 2 से 3 मिनट लगते हैं कि 10 से 12 फीट पानी भर जाता है। स्टूडेंट पानी से बचने के लिए क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर जो बेंच वगैरह रहती हैं उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। लेकिन 10 से 12 फीट आप समझ सकते हो, अगर मेरी खुद की हाइट देखी जाए तो मैं अगर यहाँ तक आ रहा हूँ तो मैक्सिमम 5.5 फीट या इससे 6.7 फीट होंगे। सोचिए इसका 2 गुना हाइट। तो अगर आप बेंच पे भी खड़े हो जा रहे तो भी डूब जाओगे। समझ में आ रहा है? होता भी यही है, इतना तेज प्रेशर के साथ आता है कि ये लोग निकलना चाहते हैं लेकिन प्रेशर इतना तेज होता है ये लोग निकल ही नहीं पाते हैं। उसी समय जब देखा जाता है ये पूरा का पूरा माहौल पानी इतना तेज़ी से भरता है कि 2 ही 3 मिनट के अंदर, मैंने बताया ना 10 से 12 फीट पानी भर चुका है। तो उधर से फायर ब्रिगेड वालों की 5 गाड़ियाँ आती हैं बचाने के लिए इन लोगों को। 5 गाड़ियाँ आती हैं, वो बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि बेंच डेस्क केवल दिख रहा है, स्टूडेंट तो डूब रहे हैं अंदर। इन्होंने मदद के लिए रस्सियाँ फेंकी, लेकिन पानी क्या है, ड्रेनेज। भाई सड़क से पानी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नदी का पानी एकदम प्योर होगा, साफ़ होगा। तो सड़क का पानी है, गंदगी होगी, धूल होगी, तो इस कारण वो पानी पूरा का पूरा गंदा था। रस्सी फेंकी उन्होंने, दिखाई भी नहीं दिया। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, बेसमेंट से इनको पानी भी निकालना पड़ेगा। भाई अगर ये चाहते हैं निकालना, पहले रस्सी से तो काम बन नहीं रहा है, तो इन्होंने सोचा कि पानी निकाल देते हैं। लेकिन पानी निकालेंगे कैसे, सड़क पर ऑलरेडी पानी है। भाई आप एक गड्ढे से पानी निकाल के बाहर ही फेंकोगे, अब बाहर ऑलरेडी पानी है तो ये खींच पाएगा, तो वो भी एक समस्या बन गई। देखिए समस्याएं कितनी आ रही हैं, लगातार समस्याएं। अब होता क्या है कि किसी तरीके से पानी निकाला जा रहा है और उधर बारी से लोगों को बचाया जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। उसमें से 14 लोगों को लगभग निकाल लिया गया। लेकिन अंततः जब पानी और कम किया गया, किसी तरह निकाला गया उसको, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअल में 3 लोग जो हैं उसके अंदर मतलब डूब के मर चुके हैं, और वो तीनों लोग यही लोग थे। क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा था, पानी की मात्रा ज़्यादा थी, तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा कि 10 से 12 फीट पानी अगर भर जा रहा है किसी रूम के अंदर तो बचना पॉसिबल नहीं है। यही होता है, और ये तीनों के तीनों लोग मर जाते हैं। अगर इस समय हम स्टूडेंट की बात सुने तो कई स्टूडेंट का ऐसा भी कहना है कि एक्चुअल में मात्र 3 लोगों की डेथ नहीं हुई है, गवर्नमेंट छुपा रही है इस बात को। मतलब गवर्नमेंट मतलब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट दिल्ली की, और एक्चुअल में जो डेथ हुई है वो लगभग 7-8 हुई है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब इन लोगों को निकाला गया तो हॉस्पिटल ले गया एम्बुलेंस के अंदर, तो एम्बुलेंस जो आई थी वो 2 ही 3 एम्बुलेंस नहीं आई थी, लगभग 7-8 एम्बुलेंस आई थी। तो भाई 2-3 लोगों को बचाने के लिए, 2-3 लोगों की बॉडी के लिए कहाँ से 7-8 एम्बुलेंस आ गई, आखिर क्यों 7-8 एम्बुलेंस आई? तो स्टूडेंट का ये भी प्रोस्पेक्ट है, लेकिन फिलहाल में 3 लोगों की डेथ को डिक्लेयर किया गया है फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल बॉडीज़ के द्वारा। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरी की पूरी घटना है। अब इस पूरी घटना में हम ये देख रहे हैं कि भाई ये तीनों के तीनों लोग आखिर गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी। भाई पढ़ना कहीं पे गलत माना गया है? नहीं, ये तो अपना काम कर रहे थे। तो पानी की गलती थी, पानी चलाया? नहीं, पानी की भी गलती नहीं थी। पानी को रास्ता चाहिए, भाई रास्ता दे दो, अपने रास्ता पकड़ के निकल लेगा, तो उसकी भी गलती नहीं है। तो अब बात आती है इस कोचिंग सेंटर की, राव IAS कोचिंग सेंटर, कि भाई इसने बेसमेंट के अंदर अगर ये व्यवस्था की ही थी लाइब्रेरी वाली, तो उसको तगड़ा एग्जिट रखना चाहिए ना। एक एग्जिट से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको अलग एक आधा एग्जिट और रखना चाहिए, कम से कम 2-3 एग्जिट होनी चाहिए, ताकि आराम से व्यक्ति निकल सकता है। मान लीजिए इधर का जाम है, इधर से पानी आ रहा है, और ये तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हर घर के अंदर एग्जिट कम से कम 2 होते हैं, ताकि एक ओर से अगर आपातकाल की स्थिति नज़र आ रही तो हम दूसरी ओर से निकल पाएँ। अगर ऐसा होता तो आज शायद ईजी होता, किसी की जान नहीं गई होती। तो एक तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बेस की कम ही बारिश हुई थी, इतनी भी तगड़ी बारिश नहीं हो गई थी कि अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है उसी में इतना पानी आपके सड़क के ऊपर भर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम है। अब देखिए, कोई भी मुद्दा आएगा तो राजनीति आएगी ही आएगी, तो यहाँ पे भी राजनीति जगती है ना। उस राजनीति के अंदर क्या होता है कि भैया जो पार्टियां हैं, एक पार्टी पक्ष वाली होगी, एक विपक्ष वाली होगी। पक्ष वाली विपक्ष के ऊपर हमला करेगी, विपक्ष वाली पक्ष के ऊपर हमला करेगी। उनका खेल तो वहीं तक चलते रहता है।
जैसे अभी फिलहाल में देखेंगे तो इस पूरी घटना का जिम्मेदार देखेंगे तो लोकल के लोग, लोकल का मतलब वहाँ पे देखिएगा विपक्ष में जो पार्टी यानी बीजेपी, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी की गलती है, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी की गलती है, फिर बाकी लोग कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर की गलती है। तो अभी किसकी किसकी गलती आ रही है उसको भी समझना जरूरी है। आखिर क्यों इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, क्यों कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि इस घटना के कारण कई सारे कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया, लगभग 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। इसमें कई सारी प्रमुख बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं आईएएस की। और आपको पता भी होना चाहिए कि आईएएस की जो कोचिंग सेंटर है कहाँ पे, करोल बाग जो आप देख रहे हो, करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, वो फेमस है फॉर आईएएस प्रिपरेशन, आईएएस के प्रिपरेशन की। क्योंकि हमारे देश के अंदर लाखों युवाओं का जो सपना होता है वो होता है आईएएस बनने का। लेकिन अगर आप आईएएस बनने की कहानी को समझेंगे या इसके अंदर के कंपटीशन को समझेंगे तो आपको बड़ा ही अलग नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ अंदर जब जाके देखोगे आप तो बहुत खतरनाक जंजाल है आईएएस के अंदर। इस समय आपको भी पता है कि एजुकेशन क्या बन चुका है, एक प्रकार का बिजनेस बन चुका है। कोचिंग सेंटर बिजनेस के पर्पज से खुल रहे हैं। स्टूडेंट की लाइफ से क्या लेना देना, इनसे कुछ लेना देना, मतलब स्टूडेंट की लाइफ का क्या होगा इससे भी लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको बिजनेस करना है। और सिर्फ यही कोचिंग सेंटर नहीं, बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर है लगभग यही कर रहे हैं फिलहाल में, बिजनेस पर्पज से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। चलिए अंदर की बात को और समझते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि जो यूपीएससी की कहानी है वो कैसे स्टार्ट होती है। मतलब यूपीएससी की बात कर लेता हूँ मैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हैं, फिर मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट इसके अंदर जिम्मेदार है। इन सभी बातों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो 1 सेकंड का पॉज लूँगा, मिटाऊँगा, फिर स्टार्ट करूँगा। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम की। यूपीएससी की बात करोगे तो यूपीएससी एक प्रकार से एक संघ है जो एग्ज़ाम कराता है ताकि हम को वो एक सर्वश्रेष्ठ पद पे ला सके। यानी यूपीएससी एक संस्था है। इसका पूरा फुल फॉर्म आप देखोगे तो ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक्चुअल में इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यही कराता है यूपीएससी, जहाँ पे अगर आप भी हैं, यानी आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आपके मन में भी ये लालसा उठ रही होगी, इच्छा होगी कहीं ना कहीं यूपीएससी कैंडिडेट बनने की। यूपीएससी कैंडिडेट मतलब आईएएस बनने की। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो इस समय युवाओं के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेंड है यूपीएससी का, बहुत बड़ा क्रेज़ है यूपीएससी का। हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति मतलब स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जा सके। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर मैं देखूँ एज अ स्टूडेंट लाइफ या एज अ स्टूडेंट मैं देखूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट लाइफ, सॉरी, वहाँ पे मैं केवल और केवल स्टूडेंट बोलना चाहता हूँ। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी यानी आईएएस, सिंपल यूपीएससी का मतलब लोग आईएएस से देखते हैं। यानी अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हो दैट मीन्स आप आईएएस करना चाहते हो। जबकि एक्चुअल में यूपीएससी क्या एक संस्था है जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये मैंने इतनी बात क्यों बोली, ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए सिर्फ नहीं कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे कि हमारे आसपास के लोग जो हैं उनके लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ कि यूपीएससी एक संस्था है एक्चुअल में। ये क्या कराती है, आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यानी आईएएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम देना होता है वो आप कहाँ से देते हो, यूपीएससी से। देखिए मेरा प्रोस्पेक्ट इस वीडियो को बनाने का ये भी है कि आपको मैं थोड़ा सा जागरूक भी कर सकूं ऐसी चीज़ों के ऊपर जो आपके लिए थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्ट के साथ आती हैं, मतलब आप इस पर थोड़ा सा नहीं समझ पाते हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यूपीएससी एक संस्था है भैया, जैसे हमारे वहाँ यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड जो क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम कराता है। सीबीएसई बोर्ड जैसे क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम कराता है इंग्लिश मीडियम के लिए, वैसे यूपीएससी भी एक संस्था है। यहाँ पे देखेंगे तो आईएएस के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, आईपीएस के लिए एग्ज़ाम आईपीएस के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, आईएफएस के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। एक्चुअल में यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके अंदर रैंक वाइज आपको क्या मिलते हैं, पोस्ट मिलते हैं। उन कई सारे पोस्ट के अंदर एक पोस्ट होता है आपका आईएएस। अगर आप आईएएस की सीट देखोगे तो लगभग आपको नज़र आएंगी 180 सीट, ठीक है, ये 180 सीट होती है। लेकिन 180 सीट के ऊपर अगर आप बात करोगे कितने कैंडिडेट आते हैं, यानी कितने कैंडिडेट इस 180 सीट को पाने के लिए अप्लाई करते हैं,
180 सीट को पाने के लिए। तो लगभग अगर मैं देखूं 2023 का डाटा, तो लगभग 11 से 13 लाख, ऑलमोस्ट मान लेते हैं 13 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था 2023 के अंदर। 13 लाख किस चीज़ के लिए? आईएएस बनने के लिए। इन 13 लाख लोगों में से अगर आप बात करोगे तो 14,600 स्टूडेंट कहाँ पहुँच गए थे? मेंस को क्वालिफाई कर लिए थे। अब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के चरण को भी देखिएगा। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो कई सारे स्टेप के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होता है? मेंस होता है, फिर प्रीलिम्स होता है, फिर प्रीलिम्स होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो मेंस, फिर प्रीलिम्स, फिर इंटरव्यू। यानी आप मेंस पास करोगे, मतलब पहले आप एग्ज़ाम दोगे मेंस का, मेंस के बाद आप फिर किसका दोगे? प्रीलिम्स का दोगे, फिर प्रीलिम्स के बाद आप किसका दोगे? इंटरव्यू। मतलब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होगे। मेंस के बाद प्रीलिम्स, फिर प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू पे आ जाओगे आप। तो इस चरण से करता है, यानी मेंस पास करिए, प्रीलिम्स में जाइए, प्रीलिम्स पास करिए, इंटरव्यू दीजिए। अब इंटरव्यू के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो 14,600 स्टूडेंट 13 लाख में से मेंस के लिए अप्लाई कर पाए। उनमें से भी 2,916 स्टूडेंट, या 16 यहाँ पे बोल सकता हूँ, इतने लोग क्या हो गए? फिर प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई किए। और प्रीलिम्स के बाद ये कहाँ जा पाते हैं? मतलब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं और ये जाते हैं इंटरव्यू सेक्शन के अंदर। आएगा समझ में? और इस इंटरव्यू सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो 1056 लोग सेलेक्ट होते हैं। फिर से समझिएगा ये पूरी की पूरी कहानी को। आईएएस के अंदर मतलब मैं देखूं तो यूपीएससी एक संस्था है जो एग्ज़ाम कराती है आईएएस का। एक्चुअल में यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है उसके अंदर सिर्फ आईएएस नहीं होता, आईएएस एक पोस्ट है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। आईपीएस का फुल फॉर्म तो इंडियन पुलिस सर्विस होता है, और आईएफएस तो इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है ना? अब ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। उनमें 180 पोस्ट आईएएस का है। 13 लाख स्टूडेंट आईएएस के लिए, यूपीएससी में क्या करते हैं? फॉर्म डालते हैं। उनमें से 14,600 मेंस को क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद 2,916, मतलब मेंस के बाद वो किस में आएंगे? प्रीलिम्स में आएंगे। तो प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं और 2,916 लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ से छटते कटते हुए 1056 लोगों का सिलेक्शन होता है। ये 1056 में से 180 लोग मात्र कहाँ जाएंगे? आईएएस पे, यानी आईएएस बनेंगे। बाकी लोग अलग अलग रैंक के थ्रू अलग अलग पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन सिर्फ आईएएस बनने का जो क्रेज़ है इतना तगड़ा है, अगर आप देखोगे तो हमारे वहाँ लाखों की तादाद में आप खुद देख पा रहे होगे कि 13 लाख स्टूडेंट ने 2023 के अंदर अप्लाई किया था आईएएस बनने के लिए। अब होता ये है, अगर इस कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझे तो यहाँ पे देखा जाए तो जो सक्सेस रेशियो है वो है 0.2% का। 0.2% का रेशियो है सक्सेस रेशियो। यानी इतने स्टूडेंट में कितने लोग? 0.2% लोग सक्सेसफुल होंगे। आप खुद यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है आईएएस का, वो बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है। टफेस्ट एग्ज़ाम इसलिए इसको बोलते हैं, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसीलिए तो है, देखिए 13 लाख में से इतने लोग ऐसे और यहाँ पे इतना। ठीक है, ये बात तो समझ लिया सर? हाँ बिल्कुल टफ है, बहुत टफ है। तो कंपटीशन इसीलिए बहुत तगड़ा है। अब जब कंपटीशन तगड़ा होता है तो हम क्या सर्वश्रेष्ठ खोजते हैं। यानी अगर मैं सिंपली देखूं यार बहुत तगड़ा है, अगर मैं बनना चाहता हूं, मेरे पास दृढ़ निश्चय है, मेरा गोल है, ड्रीम है, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ चाहिए। सर्वश्रेष्ठ का मतलब मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। अब ये लोग अच्छे से अच्छे पढ़ने के लिए जाएँ कहाँ? क्योंकि भाई हम यहाँ लोकल में रह के तो नहीं पढ़ सकते। आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो भाई यूपीएससी की जो तैयारी कराने का जो हब है वो कहाँ है? दिल्ली में है। यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो हब है वो है दिल्ली। दिल्ली के अंदर आप बात करोगे तो मेनली 2 जगहों पे, यानी आईएएस बनना है अगर आपको तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा भाई। दिल्ली में भी कहाँ? यहाँ पे 2 मोस्ट फेमस जगहें हैं। एक है ओल्ड राजेंद्र नगर और दूसरी है मुखर्जी नगर। इसमें भी आप बात करोगे ओल्ड राजेंद्र नगर की, तो ओल्ड राजेंद्र नगर
में ऐसे एस्पिरेंट जाते हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ भागेंगे, तो ओल्ड राजेंद्र नगर। मुखर्जी नगर वाले कहाँ, मुखर्जी नगर में कौन लोग जाएंगे, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कोटा जो है, राजस्थान में जो कोटा है वो IIT JEE के लिए स्पेशली माना जाता है, IIT JEE और नीट के लिए वो हब है, वहाँ पे इंजीनियर बनाए जाते हैं। वैसे ही दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर IAS बनाते हैं, यानी IAS बनाने की फैक्ट्री है दिल्ली। अभी तो फिलहाल में आप बिहार के अंदर पटना भी है, पटना में भी देखोगे तो IAS की कोचिंग सेंटर वहाँ भी बहुत सारी चलती हैं, लेकिन दिल्ली फिलहाल में और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए आप मुखर्जी नगर में देखेंगे पूरा भीड़ नज़र आएगी, और ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों को देखेंगे। अब ये भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप समझेंगे तो ये पूरी की पूरी, मतलब मुझे IAS बनना है तो मुझे जाना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ जाऊँगा या तो यहाँ जाऊँगा। तो ऐसे 13 लाख लोग जो हैं वो 13 लाख लोगों में से मैक्सिमम लोग दिल्ली पहुँचेंगे, या तो मुखर्जी नगर या तो यहाँ पे। और जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आके बैठे रहते हैं मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में। और जब बाहर से आ रहे हैं तो एक्चुअल में यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो भी माला माल होगा। देखिए, मैं बाहर से अगर जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ की स्थिति को आपको बयां करूँ तो पहली बात तो मुखर्जी नगर की मैं बात करूँ और ओल्ड राजेंद्र नगर दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिल्डिंगों की दशा देखोगे तो बहुत खराब है। लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे से कमरे की भी अगर महीने की आप देखोगे, मतलब महीने का जो रेंट दिया जाएगा वो 20,000 है। यानी यहाँ पे बिल्डिंगें यहाँ और यहाँ दोनों बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है बिल्डिंग की। कमरा बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको रेंट देना हो तो कितना देना पड़ेगा, 20,000, 25,000, 12,000, 15,000, इतना रेंट देना पड़ेगा। और कमरा कितना है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा है कि आप क्या कर सकते हो, बस एक सोने का पोर्शन बना सकते हो और एक पढ़ने का पोर्शन बना सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी एक सोने की जगह, मतलब एक चौकी टाइप में मिल जाएगी आपको सोने के लिए, और एक मेज और टेबल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और बहुत पतली सी सकरी सी जगह होगी, उसी में आपका जीवन यापन होगा। लेकिन आप वो सब सेक्रीफाइस सहन करते हो जब आप एस्पिरेंट बनने की जिद लेते हो अपने अंदर, यानी आप ठान लेते हो कि हमको IAS बनना है, तो उस कंडीशन में आप हर मुश्किल को पार कर लेते हो। और इसी कठिन जिद के साथ, इसी दृढ़ निश्चय के साथ जब एक एस्पिरेंट पहुंचता है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करता है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको रूम का, इसके अलावा अलग अलग तरीके से खाने के लिए समस्या है वहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे इतनी ज़्यादा कंजस्टेड हैं ये एरियाज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है ना, तो ये बड़े कंजस्टेड हो गए हैं। तो वहाँ पे देखेंगे आप सफोकेशन, यानी बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं कि घबराहट टाइप में होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चारों ओर से कंजस्टेड है वो ये सब, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, भले ये कंजस्टेड है, भले ये सभी समस्याओं से भरा पूरा है, लेकिन पैसा भरपेट है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है जब ये भाग के आएंगे तो आएंगे क्या करने के लिए, क्या ढूंढने आए हैं, सर्वश्रेष्ठ ढूंढने आए हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये कोचिंग ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि भैया ये कोचिंग के थ्रू ही तो बन सकते हैं IAS, और कोचिंग से इनसे वादा भी करते हैं कि हम आपको IAS बना देंगे, जबकि कोचिंग को भी पता है कि पूरे बच्चों को हम क्या नहीं बना सकते, IAS नहीं बना सकते। लेकिन कोचिंग्स को क्या करना है, बिजनेस करना है, और ये एक्चुअल में यहीं पे नहीं चल रहा है, ये पूरे हमारे देश के अंदर चल रहा है। कोचिंग एक प्रकार से बिजनेस मॉडल है। जितना पैसा इस समय मेडिकल फील्ड में है, उसी टाइप से पैसा इस समय एजुकेशन फील्ड से भी कमाया जा रहा है, और यही सच्चाई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोचिंगों की, तो देखिए ये लोग आ गए। अब देखिए ये लोग आएंगे तो पैसा देंगे, जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी बिल्डिंग है उनको तो पैसा मिल ही रहा है, दुकानदार जो जिनके पास ये सामान लेंगे उनको पैसा मिल रहा है, वैसे कोचिंग भी कमा रही है। अगर आप देखेंगे औसतन एक साल के अंदर लगभग 3,000 करोड़ रुपया केवल IAS के कोचिंग सेंटर्स को मिलता है। यानी अगर हम अपने देश के अंदर सभी IAS कोचिंग सेंटर की नेटवर्थ निकालें, नेटवर्थ मतलब एक साल के अंदर उनकी टोटल कमाई, तो लगभग 3,000 करोड़ है। और इस देश के, भारत देश के अंदर सभी कोचिंग सेंटर की अगर मैं कमाई देखूं, सभी मतलब मैं ये तो सिर्फ स्पेशली किसके लिए है, IAS के लिए है। अगर मैं IAS मतलब UPSC, ध्यान देंगे, अगर मैं इसको हटा के बाकी सभी को, हटाऊँ नहीं, इसके साथ साथ सभी बाकी को, जैसे कि UPP के लिए तैयारी करा रहे हैं, SSC के लिए तैयारी करा रहे हैं जो लोग, बैंक के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो सभी कोचिंग सेंटर की मैं एक साथ जोड़ूं तो लगभग 5800 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 58,000 करोड़, नॉट 5800, 58,000 करोड़ साल में आता है। यानी इन कोचिंग सेंटर को जब ये बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं
तो बहुत मोटी तगड़ी रकम देते हैं, और मोटी तगड़ी रकम के कारण इन कोचिंग की बहुत तगड़ी कमाई होती है इन बच्चों से। देखिए, एक बच्चा जिसको आईएएस बनना था, जिसको अपने देश का भविष्य सुधारना था, वो बच्चा अपने गांव से निकल के आता है, इन सभी समस्याओं का, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे रहने के लिए सही तरीके से जगह नहीं है, खाने के लिए सही तरीके से खाना नहीं है, पूरा का पूरा सफोकेशन भरा एरिया है, कंजस्टेड एरिया है, बट एक ही चीज़ के लिए वो आया है भाग के कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ मिलेगा, यहाँ पे माहौल है यूपीएससी का, यहाँ पे मैं रहूँगा तो पढ़ लूँगा, लेकिन घर पे रहूँगा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, यही सब सोच के वो यहाँ पे आता है। और देखिए, इतनी मोटी तगड़ी रकम देता है कोचिंग्स को, ये सभी बच्चे ही तो दे रहे हैं, तभी तो कोचिंग्स को मिल रहा है। लेकिन इन कोचिंग सेंटरों का क्या कोई उत्तरदायित्व है? देखिए, अब आ गया है मुद्दा। मैंने बोला ना कि ये बच्चे इतना पैसा दे रहे हैं इन कोचिंगों को, लेकिन ये कोचिंग्स क्या कर रही हैं इन बच्चों के लिए, ये देखना जरूरी है। आपको पता नहीं होगा, मैं आपको एक बात समझाऊं, हमारे भारत देश के अंदर गुरुओं का यानी टीचरों का बड़ा ही अलग ओहदा है, अलग ही सम्मान है। सनातन काल से ही हम देखते आते हैं कि हमारे वहाँ, हमारे हिंदू धर्म के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर, केवल हिंदू धर्म के अंदर नहीं, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, हर धर्म के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, एक सिमिलरिटी देखी है, और वो ये है कि सभी धर्म के अंदर गुरुओं का बहुत ही अधिक सम्मान किया गया है। हर धर्म के अंदर गुरुओं को एक अलग ओहदा दिया गया है, अलग एक पोस्ट दी गई है। अलग पोस्ट देने का मतलब उनका एक स्थान ही अलग है अपने आप में, और हर धर्म के अंदर ये सिखाया जाता है कि गुरु महान होता है। तो ये एक्चुअल में जब हम पैदा होते हैं और अभी तक के अगर हम देखें तो ये हमारे संस्कारों के अंदर है कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना है। अगर एक स्टूडेंट की बात करूँ तो एक स्टूडेंट अपने टीचर के प्रति लॉयल होता है यार। अगर आप समझेंगे ना तो एक स्टूडेंट जो होता है अपने टीचर के प्रति एकदम लॉयल। एक टीचर अगर उसके साथ, अगर उसके हित में थोड़ा सा भी काम कर देता है तो स्टूडेंट उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। एक पागलपन तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर कि भैया वो पागलपन दिखा देता है अपने टीचर के लिए, एक हद तक कुछ भी न्यौछावर कर सकता है अपने टीचर के लिए। एक टीचर उससे पैसा भी ले रहा है लेकिन उसको सही तरीके से व्यवस्था ना दे पाए तो भी स्टूडेंट कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसमें भी खुश रहेगा। ये आप बहु जगहों पे देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट बड़े लॉयल होते हैं अपने टीचर्स को लेके, बट वही टीचर्स उनके प्रति उतने लॉयल नहीं होते, और यही सबसे दुखद बात है। जैसा कि आप देखेंगे कि 3000 करोड़ हम दे रहे हैं इन कोचिंग्स को, लेकिन ये कोचिंग के अंदर कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे प्रति कोई लॉयल्टी नहीं दिखा रही है। ये 58,000 करोड़ पूरी कोचिंग सेंटर पा रही है। अच्छा, ये 58,000 करोड़ रुपए कोचिंग सेंटर कमाएंगे तो एक चीज़ और भी है ना कि भैया पैसा अगर हम कमा रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कोचिंग सेंटर को गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ से लगभग गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है। 2028 में तो और ख़तरनाक है। 2028 में ये डाटा निकला है, गूगल से ही निकाला गया है कि 2028 तक आते आते देखा जाए तो कोचिंग सेंटर का जो नेटवर्थ हो जाएगा वो लगभग 1,30,000 तक हो जाएगा, 1,30,000 करोड़ तक। यानी इतना लंबा डाटा आ रहा है। यानी कोचिंग सेंटर की कमाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे वहाँ क्या हो रहा है, हमारे वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए कोचिंगों के अंदर जा रहे हैं, और वो बेचारे बस क्या हो रहे हैं, 10 साल 15 साल केवल पढ़ ही रहे हैं और उनको बेरोजगारी का एक टैग मिल जा रहा है। बेरोजगार हैं बेचारे, जॉब तो मिल नहीं रही है। गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट यहाँ से भी इन्हीं से पैसा कमा रही है, लेकिन इतना भी नहीं सोच पा रही है कि अगर हम इन्हीं के पैसे से अगर इनको जॉब दें तो बहुत सारे हमारे रोजगार में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ से भी टैक्स ले रही है, अपना प्रॉफिट देख रही है, बस कोई जिम्मेदारी नहीं है इन स्टूडेंट के प्रति। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, बट गवर्नमेंट इसको स्वीकार नहीं कर रही है। आखिर आप इन कोचिंग सेंटर से पैसा ले रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर के पास पैसा कहाँ से आया? स्टूडेंट का पैसा आया। लगभग मान लेता हूँ कि कुछ नहीं तो ये 20,000 करोड़ रुपए तो इन्हीं से ले रहे होंगे ना, 20,000 करोड़ तो ले ही रहे होंगे। चलो 20,000 नहीं, 10,000 करोड़ ले रहे हैं, 10,000 करोड़ ले रहे हैं। अब 10,000 करोड़ भी आप ले रहे हो इन कोचिंग सेंटर से, इन्हीं 10,000 करोड़ का अगर आप स्टूडेंट को जॉब दे रहे हो, इन्हीं का, अरे भाई इनसे ले रहे हो, और ये पैसा स्टूडेंट का ही अगर आप स्टूडेंट को ही दे दे, तब आप इतना सारा फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए पैसा लेते हो कि 500 रुपये का फॉर्म है, 600 रुपये का फॉर्म है, वो सब आप लेके रख लेते हैं। अगर उतने ही फॉर्म का अगर आप जॉब दे दीजिए फिलहाल के लिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, ऐसा भी है कि यहाँ पे कि सर इतने में कैसे हो सकता है,
मतलब इतने पैसे से थोड़ी ना जॉब दिया जा सकती, कुछ तो जी दिया जाएगा, कुछ तो आप हल्का करोगे, कुछ तो लोगों को रोज़गार दोगे, कुछ लोग तो बेरोज़गारी के जो टैग है उसको हटा पाएंगे, पर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स ले रही है। देखो कोचिंग को कौन दिया? स्टूडेंट। कोचिंग ने फिर इनको दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया वो भी किसके द्वारा मिला? स्टूडेंट। अगर मान लो स्टूडेंट नहीं रहते तो ना कोचिंग कमाती ना गवर्नमेंट कमाता। लेकिन ये ना कोचिंग ध्यान दे रही है ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि भैया स्टूडेंट के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए अब आता है मेन मुद्दा कि प्रॉब्लम कहाँ थी और जिम्मेदार कौन है। ध्यान से समझेंगे अब हम। तो ध्यान से अगर हम समझें तो एक्चुअल में बेसमेंट में पानी भरा। बेसमेंट में पानी भरने का कारण क्या था? भैया आपके घर के बाहर नाली ओवरफ्लो कर गई। किसका कारण है? किसकी जिम्मेदारी है? क्या कारण था? पानी ओवरफ्लो कर गई, इसका मतलब पानी पास करने के लिए जो नाली बनी वो साफ़ नहीं थी, यही तो है मतलब। तो इसका मतलब हमारे वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है, अगर मैं गांव में बसता हूँ तो हमारे वहाँ ग्राम प्रधान जो है उनकी गलती है। सीधा सीधा अर्थ है कि नहीं है? बिल्कुल। वैसे ही करोल बाग के अंदर अगर ये पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसको नाली का रास्ता नहीं मिला। नाली का रास्ता नहीं मिलने का मतलब नाली साफ़ नहीं है। नाली साफ़ नहीं है तो इसी कारण ये पानी कहाँ है? सड़क पे है। तो नाली साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भैया गवर्नमेंट की। तो उस समय गवर्नमेंट कौन है? आम आदमी पार्टी की। अब भाई आम आदमी पार्टी को ये पैसा मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा होगा। गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना, आम आदमी पार्टी को तो दिया जा रहा होगा पैसा। अच्छा, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। अब आम आदमी पार्टी में ध्यान देंगे, दिल्ली की थोड़ी सी कहानी और समझनी है, क्योंकि यहाँ पे आप कहानी से थोड़ा भटक जाएंगे अगर आप पूरी कहानी समझेंगे नहीं तो। दिल्ली जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक पोस्ट आता है एलजी का। देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो ही मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी अब गलत हो, तुरंत आम आदमी पार्टी इनके ऊपर डालने वाली है। एलजी क्या है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलूँ मैं तो उपराज्यपाल। हिंदी में बात करूँ तो उपराज्यपाल। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पोस्ट है एलजी की, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी के अंदर है। यानी उपराज्यपाल का जो पोस्ट है वो केवल और केवल यूनियन टेरिटरी में, जैसे यहाँ दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडुचेरी हो गया, इन जगहों पे एलजी का पोस्ट पाया जाता है। और ये जो उपराज्यपाल होते हैं, यानी एलजी जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। यानी एलजी का जो चयन है वो केंद्र सरकार करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है इस समय? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है भैया? तो बीजेपी है। बीजेपी, सिंपल। तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की बात करूं मैं तो आम आदमी पार्टी फिलहाल में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और वो किससे बिलोंग करते हैं? आम आदमी पार्टी से। तो हमने बोला कि भैया आपने पैसा लिया, आपने नाली क्यों नहीं साफ़ करवाया? तो इन्होंने कहा कि हम तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो भी काम करते हैं एलजी रोक लेते हैं हमको काम करने से। अब देखिएगा ऐसे ही ये सब घुमाते हैं और हम घूमते रहते हैं। एलजी ने क्यों रोक लिया? क्योंकि एलजी तो बीजेपी के थे, समझ पा रहे हैं। चूँकि फिलहाल में हम समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है ना केंद्र शासित प्रदेशों पे, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए क्या बना दिया है, मतलब एलजी का एक पोस्ट रख दिया है ताकि एलजी उनके जगह पे देख रेख कर सके और आम आदमी पार्टी उनके नीचे काम करेगी, ये कहने का अर्थ है। अच्छा, अब एलजी ने कहा भाई हम कहाँ रोक रहे हैं, हम कहाँ रोकेंगे? वहाँ की लोकल बॉडी का काम है ना, मैं थोड़ी ना नाली साफ करने जाऊँगा। तो वहाँ की लोकल बॉडी कौन है? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का मतलब क्या है भैया? जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे महानगर हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उसमें म्युनिसिपल या म्युनिसिपालिटी आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे पिक्चर के अंदर भी सुने होंगे कि म्युनिसिपालिटी बनती है। म्युनिसिपालिटी आप बार बार सुने होंगे। तो म्युनिसिपालिटी क्या करती है? तो एक्चुअल में वो साफ़ सफाई या जो भी है आपके सिटी के विकास के बारे में काम करती है। यानी छोटी छोटी बॉडीज़ बना दी जाती हैं। भैया आप अरविंद केजरीवाल आके नहीं ना नीचे तबके पे देखेंगे, तो छोटे छोटे पोर्शन पे जैसे हमारे वहाँ ग्राम प्रधान होता है गाँव के अंदर, वैसे ही म्युनिसिपालिटी होती है सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे किसके ऊपर पूरा का पूरा आ गया पोर्शन, यानी पूरा का पूरा उत्तरदायित्व तो एमसीडी के ऊपर आ गया। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर अगर इसकी चेयरमैन सॉरी मेयर की बात की जाए तो मेयर कौन है? तो मेयर की बात करोगे तो मेयर है सैली ओबराय। मैं हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि नाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो सैली ओबराय।
अब ये सैली ओबराय एक्चुअल में किससे बिलोंग करती हैं? ये आम आदमी पार्टी से। तो फिर घुमा फिरा के कहाँ पे कहानी आ गई? आम आदमी पार्टी पे। अब जब इनके पास बात आई कि भैया आपने मतलब जो सैली ओबराय थी उनके पास जब बात आई कि आपने नाली क्यों नहीं साफ़ कराया, तो इन्होंने कहा कि हम लोग तो इस पर काम कर ही रहे थे, एक्चुअल में गलती हमारी नहीं है, एक्चुअल में गलती ये है नेचर की। यानी इनका सबसे पहला स्पीच ये था है एक्चुअल में नेचर के ये तो एक डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर है भाई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लोगों ने कहा यार नेचुरल डिज़ास्टर है, हर डिज़ास्टर के लिए हम मानते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन अब नाली का पानी सड़क पे बह रहा है, ये कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर है? बारिश आएगी वो तो सबको पता है, बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम बारिश जब हमारे घर में आएगी तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम बारिश का पानी अपने घर में आने से रोक सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे? बगल में नाली निकालें। इसीलिए तो नालियाँ बनी है, ताकि वो पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब का सब निकल ले। तो आपने अगर नाली साफ़ की होती, नाली या नाला साफ़ रहता, आपका ड्रेनेज सिस्टम आपका तगड़ा रहता, तो पानी सीधा जो बारिश आ रही है वो सीधा उस नाली के रास्ते या उस नाले के रास्ते क्या होती? निकल के चली जाती जहाँ पे उसको जाना चाहिए। पर आपने ऐसा नहीं किया। फिर एमसीडी ने दूसरी बार पुनः कहा कि देखिए एक्चुअल में गलती यहाँ पे, चलिए ठीक है हम आपकी बात भी मान लेते हैं कि भैया ये डिज़ास्टर नहीं था, लेकिन एक्चुअल में गलती फिर से रॉ आईएएस कोचिंग सेंटर की है। अब उसकी क्यों गलती है? फिर से इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में इन्होंने बोला कि भैया देखो, अगर आप बड़े बड़े शहरों में, मैं इनकी बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ, एक सेकंड के लिए समझा रहा हूँ आपको कि भैया बड़े बड़े शहरों में अगर कोई भी घर बनता है, कोई भी अपार्टमेंट बनता है, बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो उसके लिए उसको पहले वो सर्वे कराना पड़ता है और उसके लिए उसको एग्रीमेंट पूरा का पूरा मतलब वो करवाना पड़ता है कि भैया हाँ देखिए कि ये बिल्डिंग हमारी ऐसी है, हम ये चाहते हैं, और ये इस चीज़ के लिए उसको मतलब प्रस्तावित कराना पड़ता है कि हमको ये चाहिए, हम अपनी बिल्डिंग में इस फ्लोर पे ये काम करेंगे, इस फ्लोर पे ये काम करेंगे, इस फ्लोर पे ये काम करेंगे, इस फ्लोर पे ये काम करेंगे। जब ये लोग वेरीफाई कर लेते हैं और ये लोग सिग्नेचर दे देते हैं कि हाँ ठीक है अब आपको यही करना है, ठीक है ना, यानी ये लोग एमसीडी वाले वेरिफिकेशन करते हैं उस बड़ी बिल्डिंग का कि भैया ये कर सकते हैं आप। तो आप देखते होंगे कमर्शियल बिल्डिंग होती है, फिर अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग बिल्डिंग बनाई जाती हैं और अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। तो हर बिल्डिंग का अलग अलग काम होता है और उस हिसाब से ये लोग वेरिफिकेशन किए रहते हैं। एमसीडी का कहना है ये कि जो रॉ आईएएस कोचिंग सेंटर वाले थे इन्होंने बेसमेंट का जो वेरिफिकेशन कराया था या बेसमेंट इसलिए बनवाया था कि वो उसके अंदर पार्किंग करवा सकें या सामान रख सकें, लेकिन ना उन्होंने पार्किंग के लिए रखा ना उन्होंने सामान रखा। वो तो अपने मन से क्या चला रहे हैं? लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी चलाने के लिए उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं था। इसका मतलब वो जो लाइब्रेरी चला रहे थे वो अवैध रूप से चला रहे थे। इसका मतलब गलती किसकी है? तो रॉ आईएएस कोचिंग सेंटर की है। तो अभी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को मतलब चल रहा है और आम आदमी पार्टी किसको? तो बीजेपी को। ये चलते रहता है, ये राजनीति का पार्ट है, इसको हटाइए, क्योंकि राजनीति नहीं होगी तो भी समस्या, होगी तो भी समस्या। तो दोनों हैं, हम उससे अभी थोड़े से दूर रहते हैं, हम मुद्दे को समझते हैं। अब ध्यान से समझा गया तो ठीक है, हाँ सही है कि बेसमेंट के अंदर जब लाइब्रेरी का नहीं था, मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं था, लाइब्रेरी के लिए वेरिफिकेशन लिया ही नहीं था, तो आखिर लाइब्रेरी क्यों चला रहे हैं? इसका मतलब ये गलत है। तो ऐसा ये नहीं था। फिर वहाँ पे ये भी देखा गया पूरे दिल्ली के अंदर, तो ऐसा तो ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे चल रहा है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो फिर एमसीडी एक्शन में आती है, एमसीडी एक्शन में आती है और उसके बाद जितने भी ऐसे लाइब्रेरी हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनका बेसमेंट के अंदर कोई भी पोर्शन चल रहा है, यानी बेसमेंट के अंदर अगर वो कोचिंग वगैरह चला रहे हैं तो उन सबको सील कर रही है। इस आधार पे उसने लगभग 13 कोचिंग सेंटरों को सील किया। जो हमारा रॉ आईएएस कोचिंग सेंटर था, चूँकि यहाँ पे डेथ हुई है तो भाई 100% रॉ आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक जो रहेंगे उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो 2 लोग मतलब वहाँ पे जो मालिक हैं उनके आईएएस कोचिंग सेंटर के 2 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है, बाकी अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और इस तरीके से हमारे पूरे देश के अंदर गिरफ्तारी का माहौल चल रहा है। गिरफ्तारी कह रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा। मतलब इस तरीके से पूरे देश के अंदर अब इस घटना पे संज्ञान लेते हुए हर जगह पे ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर तो चेकिंग चल रही है कि ऐसे कौन कौन से ऐसे अवैध कोचिंग सेंटर है जिनके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो अवैध तरीके से चला रहे हैं कोचिंग सेंटर। ऐसा अन्य देश के हिस्सों में भी हो रहा है। जैसे कि अभी आज की न्यूज़ देखोगे तो पटना के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। जो खान सर थे उनकी कोचिंग सेंटर, खान सर आपको पता ही होगा, बड़ा नाम है, वो भी आईएएस कोचिंग सेंटर है, उनके पास भी। ऐसे ही आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर जो एक बड़ा नाम आता है, वहाँ उस कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। दैट मीन्स 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी भी मैंने बताया। 13 कोचिंग सेंटर इधर सील हो गई हैं और इस घटना के बाद हर जगह पे
इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि कई कोचिंग सेंटर अवैध रूप से तो नहीं चल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए, ये जागरूकता आप आज दिखा रहे हो, इसके पहले भी आप दिखा सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिखाई। अगर एमसीडी ने इसके पहले जागरूकता दिखाई होती तो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बंद हो गई होती, और लाइब्रेरी बंद हो गई होती तो आज के डेट में वो 3 बच्चे नहीं मरते, है कि नहीं। अगर आप और समझो तो इस घटना के बारे में इसके पहले यानी 1 महीने पहले एक स्टूडेंट ने जानकारी भी दी थी कि एक्चुअल में जो रॉ आईएएस कोचिंग सेंटर है उसकी बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही है। उसका उस चीज़ के लिए उसके पास कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ पे एमसीडी ने वेरिफिकेशन नहीं दिया है, सॉरी एग्रीमेंट नहीं किया है उस चीज़ के लिए, या एमसीडी का कोई प्रोफेंडा वहाँ पे लागू नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज जाके एमसीडी एक्शन ले रही है, लेकिन अब क्या होगा, अब तो 3 लोग चले ही गए। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद 10 लाख रुपया देने का ये होता है प्रोविज़न कि 10 लाख रुपया हर स्टूडेंट को जो मरे हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो साथी दोस्त हैं, एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो इस समय इस घटना से इतने आहत हुए, सही है, सच्चाई भी है कि आहत होना भी चाहिए, तो वो इस घटना से इतने आहत हुए कि भैया बताइए कि हम खुद आते हैं और इन कोचिंग सेंटर को इतना मोटा रकम दे रहे हैं। खुद सोचिए कि हम महीने के 20,000 केवल और केवल रूम का रेंट दे रहे हैं, लगभग 2-3 हज़ार हम लाइब्रेरी को दे रहे हैं, क्योंकि अभी लाइब्रेरी के अंदर 24-24 घंटे, देखिए रूम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप दिन भर रूम में ही रह के पढ़ लीजिए, तो लाइब्रेरी के अंदर लोग चले जाते हैं। छोटी छोटी लाइब्रेरियां हैं, उसके अंदर 40-50 लोग भरे रह रहे हैं, जितनी की कैपेसिटी नहीं है उससे 2 गुने लोग वहाँ पर भरे रहते हैं, और लगभग 2-3 हज़ार रुपया लाइब्रेरी के लिए देना पड़ता है, तो वहाँ पे हम वो दे रहे हैं। फिर हम आपकी कोचिंग में आ रहे हैं, तो कोचिंग में भी हम कितना दे रहे हैं, लगभग 2.5-3 लाख रुपया दे रहे हैं, तो 2.5-3 लाख रुपए हम कोचिंग को दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और मान के चलिए कि लगभग हम खुद ही आपको 10 लाख रुपए तो हम ही दे चुके हैं। हम जब से आए अपने घर से 10 लाख रुपए खर्च कर चुके, और आप हमको 10 लाख रुपया दे देंगे तो उससे क्या मिलेगा। तो बात पैसे की भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप जो 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो सोचने लायक है ना, कि आप 10 लाख रुपया दे के क्या समझा रहे हो भाई। वो खुद बंदा 10 लाख रुपये खर्च कर चुका होगा, तो बात पैसे की नहीं है फिलहाल में। भाई पैसे से जान तो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन कम से कम आपको ये सोचना चाहिए। तो बाकी जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनका सबसे पहला कंडीशन यही है कि भैया ये कम से कम आप सोचिए इस पर कि 10 लाख रुपए का कोई अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी जो कोचिंग सेंटर चल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो मुद्दा आया नहीं था, इससे पहले ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही देवरिया का एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, जो वहीं दिल्ली में ही उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। क्योंकि आप जब जाएंगे मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तो भीड़ है पूरी की पूरी, आधे से ज़्यादा लोग तो मोस्ट इंस्पायर हो गए, बहुत सारी पिक्चर निकल के आई। जैसे आप देखेंगे ओल्ड राजेंद्र नगर पे बेस्ड एक पिक्चर थी एस्पिरेंट, अभी हाल आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और दूसरे नंबर पे थी अभी हाल ही में आई है हिंदी मीडियम को प्रोत्साहित करने के लिए विकास देवी कीर्ति सर द्वारा बनवाई गई थी ये पिक्चर, 12th फेल। तो ये मुखर्जी नगर पे बेस्ड है और हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जबकि ओल्ड राजेंद्र नगर वालों के लिए आईएएस की जो एस्पिरेंट वाली थी, हाँ एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट वाली थी। तो आप देखोगे तो बच्चे जो थे इन पिक्चरों को भी देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, यहाँ से भी उनके मन में आया, ठीक है। अब हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि देखिए वो बच्चे ये समझे कि भैया देखिए इस तरीके की घटनाएं बार बार आ रही हैं। वो बच्चा जो देवरिया में आया, देवरिया का था, उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, निवारण कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट केवल पैसा दे रहा है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को स्टूडेंट लगातार उठा रहे हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ कहना यह है, 2 रीज़न तो मैंने बता दिए कि सिक्योरिटी देखो, हमारी ये समस्या भी देख लो। तीसरी बात, अवैध रूप से जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं सबसे पहले उनको बंद करवाओ और सिक्योरिटी पर्पज चेक करो। जैसे कि अभी आप हाल ही में देख रहे हो कि कोई भी चीज़ें, कोई भी कोचिंग सेंटर, उसके अंदर कम से कम 2 एग्जिट होने चाहिए, नहीं है। अगर आग लग गई तो क्या होगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही वहीं दिल्ली की ही बात मैं कर रहा हूँ, 61 लोगों की आग लगने के कारण मतलब मौत नहीं हुई, मतलब घायल हो गए वो लोग छत से खिड़कियों से कूद कूद के भागे, स्टूडेंट जो थे, स्टूडेंट की ही बात हो रही है प्रॉपर। तो वहाँ पे फायर की समस्या, मतलब फायर एग्जिस्टेंस की जो समस्या होनी चाहिए वो भी थी। तो एक कोचिंग के जो पैमाने हैं चलाने के वो
नहीं सही हैं उसको पहले सही किया जाए। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है एस्पिरेंट्स की, वो ज़रूरी है, वो देखा जाए। और इस घटने का जो जिम्मेदार है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए, ताकि आगे आने वाले समय में एस्पिरेंट के भविष्य पे कोई समस्या ना आए। क्योंकि ये एस्पिरेंट एक्चुअल में देश का भविष्य है, और अगर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम और आप उनके साथ अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करें और उनका साथ ज़रूर दें। ज़रूरी भी है और अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम भी कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े हुए हैं। तो आज चूँकि बड़ा लंबा मैंने इसके ऊपर वो टॉपिक रख लिया और टाइम भी बहुत ज़्यादा दे दिया। अगर इसके आगे कुछ भी आता है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई जानकारी मिलती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।